नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार किसका? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बिहार के बड़े नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं बिहार तक चैनल पर। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सम्राट जी, चर्चा ये है इन दिनों बिहार में कि आप पद तो आपका उप मुख्यमंत्री का है, लेकिन आप मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे, सरकार आप ही चला रहे हैं। वित्त मंत्री हूँ, नीतीश जी का सहयोगी हूँ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी एक बड़े पॉलिटिशियनों में से एक हैं बिहार के, जिन्होंने श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री किसी ने काम किया है और जनता के बीच में जब भी नीतीश कुमार जी गए हैं तो अपने काम पर गए, तो लगातार काम कर रहे हैं। और नीतीश जी रोज आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं के यात्रा पे होते हैं और अपने कार्यक्रम के दिनचर्या से चलाते। इसलिए मैं कोई गलतफहमी में नहीं रहता हूँ। नीतीश कुमार जी लगातार आगे भी काम करते रहे, ये शुभकामनाएं। नहीं, उनकी सक्रियता कम दिखती है, इसलिए ये बात होती है कि भाई सरकार तो सम्राट जी चला रहे हैं इस समय। नहीं, एकदम कोई ऐसी गलतफहमी है तो मैं बिहार की जनता को जरूर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और नीतीश कुमार जी के ही पॉलिसी पर बिहार काम करता है। नीतीश जी के ही सम्मति से बिहार आगे बढ़ रहा है। तो सम्राट जी कब मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जो गृह मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि भाई समय बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम चुनाव तो एनडीए जो है नीतीश जी के नेतृत्व में पढ़ेंगे। तो उससे ये बात लगी कि भाई चुनाव के बाद कोई और बने। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। इसलिए हमको नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है हमारे एनडीए में, सब लोगों की सहमति है। नहीं, एक कन्फ्यूजन कह लीजिए, या नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मंच से कहा था कि भाई एनडीए जो है जीतेगा आपके नेतृत्व में। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता हूं जी, तो इसलिए पार्टी का नेतृत्व के तौर पर उन्होंने कहा था। पार्टी हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। पूरा बिहार यूनिट मिलकर, एनडीए मिलकर बिहार की सरकार फिर से बनाएंगे। नहीं तो चुनाव जीतने के लिए आप एकदम खजाना खाली किए हुए, रोज कोई ना कोई घोषणा हो रही है कि भाई वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, आपने बिजली भी मुफ्त कर दी, महिलाओं के लिए भी पैसा देने की बात हो रही है, आप तो वित्त मंत्री है, तो कहीं खजाना खाली नहीं कर रहे हैं आप चुनाव जीतने के लिए? देखिए, दो चीज समझिए। नीतीश जी देश में सबसे सस्ता बिजली देते थे, 80% सब्सिडी बिहार में पहले से था। इस बार 1,70,00,000 महिलाओं से सीधा संवाद नीतीश कुमार जी का हुआ और उन लोगों से जो फीडबैक मिले उसके माध्यम से नीतीश जी ने कुछ बड़े फैसले लिए। उसमें वृद्धा पेंशन था, विधवा पेंशन था, जिसमें आम महिलाएं ये कह रही थी कि हमको 400 रुपया में मेरा जीवन यापन नहीं हो पाता है, उसको बढ़ाकर 1,100 रुपया किया गया। लगभग 9,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमको भार पड़ेगा, हम उसको वहन कर सकते हैं। अभी बिजली के क्षेत्र में क्योंकि हम 16,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर पर बिहार में दे रहे हैं, तो हम लोगों ने यह तय किया कि और यदि 5,000 करोड़ रुपया देकर 100% सब्सिडी दे सकते हैं तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने चिंता किया और इसके रास्ते भी निकाले। इसको अगला 3 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना चल रहा है। उसमें 33,000 रुपया सब्सिडी भारत सरकार देती है जी, और हम रेस्ट पैसा बिहार सरकार देगी और उस घर को 1.1 किलोवाट के सोलर प्लेट लगाने का उसको राशि हम उपलब्ध कराएंगे और 100% जो हमारे गरीब साथी हैं उनको सोलर युक्त हम बनाएंगे। इसमें हम लोगों का टारगेट है कि 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बिहार में पॉलिसी नहीं था पावर स्टोरेज, सोलर पावर स्टोरेज सिस्टम
पंप स्टोरेज, इसकी पॉलिसी लाए, क्योंकि पीक टाइम में बिहार में 1,87,00,000 परिवार है जो डोमेस्टिक यूज करता है बिजली का। हम सबको सुविधा दे रहे हैं, 125 यूनिट सबको, गरीब हो अमीर हो सबको दे रहे हैं। 1,67,00,000 ऐसा परिवार है जो 125 यूनिट से कम ही बिजली यूज करता है, तो वो 100% फ्री हो वेव ऑफ हो जाएंगे। और इसमें हम लोगों ने एक प्रथा बनाई है कि ये जो सोलर पंप स्टोरेज सिस्टम लाया है, इसमें इन्वेस्टमेंट में बिहार में लगभग 90,000 करोड़ का होगा और लगभग 5,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। जो पीक टाइम पे हम 11 रुपये में बिजली खरीदते हैं, वो घटकर 5 रुपये, 4 रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, जिससे कि बिहार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो विपक्ष ये कह रहा है तेजस्वी जी कि आप उनके आइडिया सारे चोरी किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है मिलिंद जी, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, एक। दूसरा है कि ये कोई आइडिया राष्ट्रीय जनता दल के बच्चों का नहीं है। इस देश में पहले से ये प्रथा लागू है, लाडली बहना हो, बिजली मुफ्त हो, तो ये बेचारे कॉपी पेस्ट करके, जनवरी फरवरी में कोई चुनाव तो था नहीं, तो ये घोषणा कर रहे थे। अरे आप हो कौन, पहले ये तो समझो। मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम, डीएम, 3 ही पद है इस देश में जी। उसके बाद लोग सलाहकार होते हैं जी। तो मुख्यमंत्री हो नहीं, नेता विरोधी दल के हो, तो इंतजार करना चाहिए कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बेचारा हड़बड़ी में थे। बच्चे लोग जब हड़बड़ी में होंगे तो उसका उपाय क्या है? तो बच्चे लोग हड़बड़ी में घोषणा कर रहे थे, तो उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि 30 सितंबर तक नीतीश कुमार जी, क्योंकि वोटर इलेक्ट्रोल का उस दिन तक फाइनल प्रकाशन होगा, इसलिए मैंने वो टाइम बताया कि 30 तारीख तक नीतीश कुमार की सरकार बिहार में काम कर रही है, जो जनता को समर्पित है। लालू जी का 15 साल बिहार की जनता ने देखा है, 40 साल कांग्रेस की सरकार को देखा है, इसलिए बिहार की जनता जानती है कि कौन काम करने वाला है और कौन बिहार को लूटने वाला है, इसलिए विपक्ष को बिहार की जनता जान रही है। नहीं, तो जो आपने कहा कि ये पूरे देश भर में आइडिया लागू हो गया, जैसे मान लीजिए फ्री बिजली है 100 यूनिट तक, 125 यूनिट तक, तो एक और बात ये कही जा रही है कि क्या आप महिलाओं को जो माई बहन योजना या लाडली बहना योजना, वैसे भी कोई योजना सरकार लाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा ये मानना है ये नीतीश जी फैसला ले सकते हैं, मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक वित्तीय सलाहकार के तौर पर, वित्तीय मंत्री हूं मैं, तो जब कोई प्रस्ताव आएगा तभी मैं बता सकता हूं। एक दूसरा है कि बिहार में 1,60,00,000 के आसपास जीविका दीदियां हैं जी। उनको हम लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनके इंटरेस्ट को, जो राशि उनको लग रही थी उससे बचने के लिए चीज़ों को व्यवस्था किया कि इंटरेस्ट घटाया। तो लगातार यहाँ लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं जी। सीधा अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं जी। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया लखपति दीदी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 42 लाख महिलाएं लखपति है बिहार में। तो बिहार में समृद्धि की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जा रहा है। एक बात ये भी आ रही है कि नीतीश जी ट्वीट पर घोषणा कर देते, बीजेपी को पता ही नहीं होता, सारा क्रेडिट नीतीश जी को मिल रहा है इसका। मुख्यमंत्री वही है, कोई गलतफहमी में है तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री ही लीडर होता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोग काम करते हैं। और कुछ लोग तो पथ निर्माण मंत्री थे, उनको बेचारे को कैसे पता कि वित्त विभाग में क्या हो रहा है, तो जानकारी नहीं होती। नहीं, पर फिर भी बीजेपी भी सरकार का हिस्सा है, तो बीजेपी भी उस घोषणा में, मैं सहयोगी हूं, मुख्यमंत्री वो है, वो इंटरनल पार्ट है कि आप फाइल पे तो दस्तखत मुख्यमंत्री करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी जिस चीज का दस्तखत कर रहे हो तो वो स्वाभाविक है घोषणा करेंगे, सहमति बनती है, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री जी। नहीं, जैसे बिजली को लेकर भी हुआ कि पहले खंडन आ गया सरकार की तरफ से कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं, गलत खबर है, फिर वापस घोषणा हो गई। नहीं, वो उन्होंने कम आंका था, उसको अधिक मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने कम आंका था कि हम 100 ही यूनिट देंगे, हमने 125 यूनिट दिया, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। एक जो बड़ा आरोप है कि
जो विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी खास तौर पे तेजस्वी यादव कि ये जो एसआईआर चल रहा है उसके मुतल्लिक आप लोग जो है वोट की चोरी कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको फ्लैशबैक में आपको ले चलता हूँ। 2003 में भी बिहार में एसआईआर हुआ जी। और 2003 में भी लगभग हम्म, 70-80 लाख लोगों के नाम कटे थे। और ये जांच की प्रक्रिया उस समय भी मात्र 1 महीने में हुई थी। 15 जुलाई को शुरू हुआ था 2004 में 2003 में, 3 में। और 15 जुलाई को शुरू हुआ और 16 अगस्त को ये खत्म हुआ। और तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि राहुल गांधी भी उस समय राजनीति में नहीं थे जी। और तेजस्वी यादव भी नहीं थे, तो बेचारे को पता नहीं है। ये प्रथा है, ये प्रक्रिया है, और 1 महीना जांच हुए। अब ऑब्जेक्शन का टाइम है, आज 6ठा दिन है, एक भी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन डालने चाहिए कि ये जेन्युइन व्यक्ति है, इसका नाम नहीं कटना चाहिए। अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया। इसके बाद फाइनल प्रकाशन के पहले भी स्क्रूटनी होगा। जी। तो सारी प्रक्रिया है। बिहार में जातीय सर्वे का काम एनडीए की सरकार ने 2022 में निर्णय लिया, 2023 में इसको कराया गया। जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उसके उप मुख्यमंत्री थे, बिहार में 15 दिनों में 7 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी को इस काम को पूरा किया गया। 15 दिनों में एक एक हाउस होल्ड से पता कर लिया गया कि किस व्यक्ति का क्या है। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और बिहार की जनता को पता है कि किस हाउस होल्ड में क्या है, नहीं है, किस जाति के लोग रहते हैं। ये पूरा सर्वे का काम किया है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चिंता का विषय कहाँ है मैं बताता हूँ आपको मिलन जी। जैसे हम मुंगेर जिले के रहने वाले, तो मैं भागलपुर में बस जाऊं, पटना में बस जाऊं, ये समान प्रक्रिया है, या भारत के किसी इलाके में बस जाऊं, क्योंकि किशनगंज का इलाका, पूर्णिया का इलाका, कटिहार का इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है। वॉकिंग डिस्टेंस पर वो बिहार आ जाते हैं और डेमोग्राफी हमारे बदल देते हैं। और ये कैसे पता चला? 25 जून को एसआईआर का काम शुरू हुआ। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक मात्र 13 डेज में 2,41,000 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। तो ये चिंता हुई कि इस इलाके में क्या घुसपैठी लोग तो नहीं है। इसकी जांच की प्रक्रिया प्रशासन कर रही है। इसलिए ये मेरा मानना है कि प्रशासन को कहीं गलती कोई कर रहा है तो उसकी जरूर समीक्षा करना चाहिए, इसलिए स्क्रूटनी का काम किया गया, ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें सहयोग करना चाहिए और एक एक बूथ का रिपोर्ट आपको बताना भी। पर जो आप कह रहे हैं कि घुसपैठी है, अगर 2 लाख लोग वहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन 11 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 20 सालों में भी अगर कुछ अरसा छोड़ दीजिए तो आपकी और जेडीयू की सरकार चल रही है। बॉर्डर नहीं बनने दे रहा है ना बांग्लादेश, बंगाल, ये बॉर्डर बनने नहीं दे रहे हैं बांग्लादेश के लोग, ये बंगाल के लोग। बॉर्डर बनने दो तब तो। बॉर्डर का परमिशन ही नहीं दे रहे हैं बॉर्डर पर फेंसिंग करने के। यही तो लगातार गृह मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं बंगाल की सरकार से कि आप इसको परमिशन दीजिए, इसको पूरी तरह टाइट करना पड़ेगा। देश बढ़ चुका, ये 1947 में बढ़ चुका। ये ज्ञान तो हमको समझना ही पड़ेगा जी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया में लोग आ जा रहे हैं, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आपने राबड़ी देवी का जिक्र किया कि 2003 में वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्होंने ताज़ा ही आरोप आप पर एक लगाया कि भाई वो गुंडाई करते थे बोरिंग रोड पर। अब देखिए, वो तो माता तुल्य है, लेकिन उसी व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना, प्रमाण देना चाहिए। उनके बच्चों के ऊपर तो आरोप है, हमारे ऊपर आरोप नहीं है, उनके बच्चों के ऊपर आरोप है। उनके बेटा हो, बेटी हो, सब पे
तो वो सब जानती है बिहार की जनता, लेकिन वो माता तुल्य, मैं उन पर कुछ बोलना नहीं चाहता। तो माता तुल्य तो फिर क्यों बोलती है अपने पुत्र के अब लिए? अपना पुत्र प्रेम, धृतराष्ट्र ने क्यों लड़ाई युद्ध करा दिया कौरव और पांडव में, तो ये तो उनका। नहीं तो अगर राबड़ी जी माता तुल्य है, लालू जी मेरे ख्याल से पिता तुल्य होंगे, फिर आपने आरजेडी क्यों छोड़ दिया? नहीं, आरजेडी तो मैंने, जब वो चार्जशीटेड से अपराधी हो गए, जब न्यायालय ने तय कर दिया कि लालू प्रसाद जी पंजीकृत अपराधी हैं, तो मैंने साथ छोड़ दिया। अब लेकिन आप तेजस्वी को भी कहते हैं कि बबुआ बबुआ इस तरह की बात। नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये कहना है कि छोटे हैं तो हम लोग प्यार से कहते हैं। नहीं पर सदन में भी बहुत इस समय बहुत। नहीं, मैंने तो साफ कहा कि उम्र में छोटे हैं, हम्म। इसलिए छोटे भाई के तौर पर कहता हूँ। नहीं पर जो बहस हुई वो भी बहुत चर्चा का विषय रही कि बिल्कुल मैं साफ साफ बोलता हूँ, हम्म। बिहार की राजनीति में कुछ ही नेता है जो पंजीकृत अपराधी के तौर पर जाने, उसमें लालू प्रसाद जी है, इसमें कहाँ दो मत, तो साफ साफ बोल रहा हूँ, इसमें दो मत कहाँ है। नहीं तो लालू प्रसाद यादव की सरकार पर आप लोग जो आरोप लगाते हैं, नीतीश जी भी बार बार कहते हैं कि 2005 से पहले यहाँ जंगल राज था, उसकी ही वापस हमको झलकी पटना में देखने मिल रही है, जब खेमका जी का मर्डर हुआ, फायरिंग हो अस्पताल में। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए है क्या, लालू जी के राज में अपराधी किडनैपिंग करते थे और सीएम हाउस में गाड़ी लगा के रखते थे, और डॉक्टर को बुला के कहा जाता था कि अरे बच्चा लोग गड़बड़ी किया है, थोड़ा पैसा वैसा दे दीजिए। ये रूल ऑफ लॉ है नीतीश कुमार जी का राज। 72 घंटे से 100 घंटे में अपराधी को पताल से पकड़ के लाया जाता है और जेल में ठूस दिया जाता। फर्क ये, अपराधी यहां बच नहीं सकते, और कोई बड़ा अपराधी तो पक्का नहीं बचेगा, छोटा कोई अपराधी बच भी जाए, बड़े अपराधी को तो किसी भी हालत में बचने नहीं दिया। नहीं पर दिन दहाड़े गोली चल रही है, उस तरह की बात तो मतलब बहुत दिनों बाद देखने मिल रही है पटना में इस तरह। नहीं, दिन दहाड़े की बात। देखिए, अपराध का कारण है व्यक्तिगत झगड़े, ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है। यहाँ नक्सल नहीं है, यहाँ किडनैपिंग नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ये व्यक्तिगत झगड़े, व्यक्तिगत लड़ाई है। जितने भी अपराध आपको दिखे सब व्यक्तिगत लड़ाई है। नहीं तो आपने कहा कि सीएम हाउस में डॉक्टर को बुला के कहते थे कि क्या मामला है, क्या बता रहे हैं आप कि कोई लालू प्रसाद जी बुला के पंचायती करते थे और कहते थे बच्चा लोग गड़बड़ी कर दिया है थोड़ा। नहीं पर एक कहा सुनी वाली बात है ना, कोई स्पेसिफिक एकदम साक्षी उनके परिवार के लोग बोलते हैं, मैं थोड़े बोलता हूँ। तो क्या हुआ? यही होता ही रहा बिहार में, अपराध उद्योग ही चल रहा था, दूसरा कोई कारण नहीं था। तो एक और आप पर जो आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, आपकी शिक्षा को लेकर, आपके पहचान को लेकर कि आपका नाम पहले राकेश कुमार था, फिर आपने सम्राट चौधरी कर लिया, और आपकी शिक्षा को लेकर मिलन जी उस पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया, वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ये बेचारे नए आए हैं, दिक्कत ये है कि ये लोग नए आए, ये 1999 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सारे मामले खत्म हो गए। तो स्वाभाविक है नए लोगों को लगता है कि कुछ सनसनी खबर दे दूंगा आपको, बस यही है और क्या। नहीं पर वो तो कह रहे हैं ना कि आपने 7वीं फेल है, इनकी डिग्री फर्जी है, इस तरह के आरोप, और ये जेडीयू ने भी पहले आप पर आरोप लगाए थे। यही तो मैंने कहा कि ये न्यायालय ने तय किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यही कह रहा हूं ना कि ये सिर्फ सनसनी खबर है, नथिंग एल्स। जो न्यायालय तय कर देगा कि सम्राट चौधरी राकेश कुमार एक ही व्यक्ति है, तो इसमें फर्क कहां है? जैसे मैं डिफर कर जाता तब ना एक बात होती कि भाई एक खबर है, लेकिन मैं डिफर ही नहीं कर रहा हूं। जो चीज न्यायालय ने तय किया हो वो तय हो चुका, मेरा क्या करना है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग नए आए हैं, तो हम इसमें, मेरा दोष नहीं है, दोष उनका है कि उनको आज ज्ञान हो रहा है। हम तो आज से 26 साल पहले ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर हाउस सबको हम लोगों ने देखा है। जब आप मुरेठा बांध के घूमते थे तब जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आपकी उसमें कहाँ इशू है? मैं तो, अरे भाई खबर नहीं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का कहा, उन्होंने कहा, नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भैया तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई दिक्कत, सनसनी खबर बनाने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
जनता जानती है, पिछले 26-27 साल से मैं बिहार की राजनीति में हूं, तो सब बात जान रही है। नया कुछ हो तो जरूर बताइए। तो प्रशांत किशोर को पहले तो कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है वो, मतलब आपको सहयोग करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता जानती है कि बी टीम किसकी है। जहां तक किसी पार्टी का मामला है, एनडीए पूर्ण रूप से अपने 5 सहयोगी के साथ लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। तो 5 पार्टी मिलकर 5 पांडव लड़ेगी। कितने भी कौरव लड़े, जनता तय करेगी कि जीतेगा कौन। नहीं, पर ये जो चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर वोट काटेगा, एनडीए का वोट काटेंगे या महागठबंधन का काटेंगे। देखिए, किसी का काटे वो जनता तय करेगी, लेकिन हमारा मानना है कि कौरव की सेना से लड़ना है, पांडव लड़ेगी। नहीं, पर आपको ऐसी चिंता नहीं है कि कोई तीसरी पार्टी आके कोई देखिए, वोट काट देगी? बिहार जनता जानती है, कई पार्टियां आई और चली गई। यहां एनडीए कुछ वोट लालू जी के साथ है, वो लालू जी के साथ रहेगा। एनडीए लालू जी को भी हराया, लालू जी के प्रतिनिधि राबड़ी देवी जी को हराया, अब दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को भी हराने का काम करेगा। तो ये जो 5 पांडव की आप बात कर रहे हैं, उनमें एक चिराग पासवान भी है जो इस बार आपकी तरफ आ गए हैं। तो वो बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सरकार को ये लेकर चिंता जाहिर किया था उन्होंने, कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी तरह एनडीए एकजुट है और एनडीए के साथ नहीं, पर अपनी सरकार की कौन निंदा करता है? नहीं, निंदा की बात नहीं, उन्होंने चिंता जाहिर किया। सरकार उस पर सचेत है और कार्रवाई कर रही है। नहीं, पर पिछली बार चूंकि वो जेडीयू के खिलाफ लड़े थे एक तरह से, इसलिए ये बात आ रही कि दोबारा से वो ये नहीं, बात नहीं। करेंगे 243 पे लड़ लूंगा कभी कभी। लगातार चिराग जी और पूरा एनडीए एक साथ बैठ रहा है और एकजुट होकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग जी इस बार बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी पार्टी अच्छा जाहिर किया है, एनडीए तय करेगा, एनडीए तय करेगा, सभी लोग तय करेंगे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। ये पार्टी एनडीए जब बैठेगी तो तय करेगा। नहीं, पर एक और मुख्यमंत्री पद का दावेदार आ जाएगा आपके समकक्ष, अगर चिराग जी भी आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए। हमने कहा कि मैं तो उम्मीदवार नहीं हूं, मिलिंद जी, पहला जी। मैं उम्मीदवार नहीं हूं। ये पार्टी तय करती है चीजों को, एनडीए तय करती है। और आज तो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और आगे भी रहेंगे। तो नीतीश कुमार जी के बेटे की भी राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये नीतीश जी और उनके बेटे ही बता सकते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं। तो एक और जो 5 पांडव तो आपने कह दिया, एक छठे नाम की चर्चा हो रही है मुकेश सहनी की, कि वो भी वापस पिछली बार जैसे आए थे दोबारा आप उनको ले आएंगे इस तरफ। देखिए, वो अभी हमारे विरोधी दल में है, सहयोगी हैं, तो वो उनका फैसला है। हम 5 लड़ेंगे और महागठबंधन कितनी पार्टी के साथ लड़ती है हमें नहीं पता है, लेकिन हम हराने का काम करेंगे, इतना श्योर करें। नहीं, पर वो अगर आना चाहते हैं तो, या आप लोग क्योंकि नहीं, दिल्ली गए थे, दिल्ली हम लोगों से कोई ऐसी बात नहीं है, ना जानकारी है। वो महागठबंधन में है, पिछला चुनाव भी लड़े हैं, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने एक बात ये कही मेरे से इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर प्रधानमंत्री जो है आरक्षण दे देते हैं, जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो, तो हम लोग एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, चाची को यदि मोची होता तो चचा ही होते। अब क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता है। हम तैयार हैं, एनडीए के 5 पांडव तैयार हैं बिहार में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, गुंडा राज नहीं आने देने के लिए, लालू जी का अराजकता नहीं फैलने देने के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए। तो कितनी सीटें आएंगी इस बार आपको, क्या अनुमान? तो 200 पार कराना चाहते हैं एनडीए, 243 में बिहार की जनता का आशीर्वाद होगा तो 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। पर लोकसभा चुनाव में मतलब आपका परफॉर्मेंस जेडीयू का जितना अच्छा रहा उतना बीजेपी का अच्छा नहीं रहा था पिछले। दोनों बराबर ही रहा, दोनों के बराबर ही रहे और 75% मार्क्स के साथ बिहार एनडीए रहा। 40 में 30 सीटें हम जीते। कुछ अपने गलतियों से हम लोगों ने चुनाव लूज किया, इसे कहीं दो मत, लेकिन हम 75% सीटें जीतने में सफल रहे। इसलिए बिहार का रिजल्ट पूरे भारत की सरकार बनाने में एक बड़े सहयोगी के रूप में रहा। बहुत बहुत धन्यवाद
जी नमस्कार। सम्राट चौधरी जी, तो हमारे साथ जुड़े थे सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। इनका कहना है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जो चर्चा है कि कोई वैकेंसी है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उनका कहना है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश जी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव अभी भी बहुत दूर है, 30 सितंबर के बाद घोषणा होने की अनुमान है। तो बिहार तक पर यह इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।